फाटक के सामने एक बड़े से कमरे के बाहर चार मुसल्लह अफराद खड़े थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिखाई दिया तो वो चारों चौंक कर उसे देखने लगे। ये काशू को क्या हुआ है? इसमें से एक आदमी ने कहा। गजब हो गया, चीफ महाशय मारा गया है, उस आदमी ने करीब आकर चीखते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो? इन चारों ने बेख्तियार उछलते हुए कहा। हाँ, मैं देखकर आ रहा हूँ। कालीगार में चीफ महाशय के साथ साथ 6 आदमियों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो पाक एशियाई एजेंट गायब हैं। आने वाले ने हांफते हुए कहा। ओह ओह, फिर तो करमदास को इत्ला देना होगी। चीफ महाशय के बाद वो चीफ है, एक आदमी ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे में दाखिल हो गया। उसने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस, करमदास बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक सख्त सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। राघु बोल रहा हूँ। चीफ महाशय और उसके 6 साथियों को कालीगार में पाक एशियाई एजेंटों ने हलाक कर दिया है। आप फौरन हेडक्वार्टर पहुंचे, उस आदमी ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए कहा। ये कैसे हो गया? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। आप जल्द आए फिर देखेंगे, राघु ने कहा। अच्छा, मैं आ रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो राघु ने रिसीवर रख दिया। हमें उन्हें तलाश करना चाहिए, ये कहां छुप सकते हैं? राघु ने बाहर आकर अपने साथियों से कहा। करमदास आ जाए फिर जैसे वो कहेगा वैसे करेंगे, अलबत्ता हमें मोहतात रहना होगा, दूसरे आदमी ने कहा। गुरु महाराज भी तो कालीगार में गए थे, उनका क्या हुआ? राघु ने कहा। वो यकीनन अपने मुकद्दस गार में चले गए होंगे, उस आदमी ने जवाब दिया जिसने पहले आकर इत्ला दी थी। ये आखिर कैसे हो गया? कालीगार में तो शक्तियों का घेरा होता है, फिर गुरु महाराज के पास तो लाखों इंतहाई ताकतवर शक्तियां हैं, वो तो महागुरु हैं, आखिर ये एजेंट कैसे निकल गए? राघु ने कहा। मेरा ख्याल है कि पाक एशियाई एजेंट सिर्फ एजेंट नहीं है, वो भी जादूगर हैं, वरना कालीगार में गुरु महाराज की मर्जी के बगैर उनकी उंगली भी हरकत में नहीं आ सकती, दूसरे आदमी ने कहा। उसी लम्हे दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो सब मुड़कर उस तरफ देखने लगे। एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान, जिसके जिस्म पर सुर्ख रंग की कमांडो टाइप यूनिफॉर्म थी, बेतहाशा दौड़ता हुआ उस तरफ आ रहा था। करमदास आ रहा है, अब ये चीफ है, राघु ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। क्या हुआ है? कैसे हुआ है ये सब कुछ? करमदास ने करीब आकर कतरे हांफते हुए लहजे में कहा। काशू ने आकर बताया है, राघु ने कहा। हाँ, मैं चीफ महाशय से बात करने के लिए कालीगार की तरफ गया तो चीफ बाहर मौजूद न था। मैं गार के अंदर गया तो वहां गार के बड़े कमरे के बाहर सुरंग में चीफ और उसके चारों साथियों की लाशें पड़ी हुई थीं। वो सब औंधे मुंह पड़े हुए थे और उनकी पुश्त गोलियों से छिलनी थी। मैं बड़े कमरे में गया तो वहां 2 महापुरुषों की लाशें पड़ी हुई थीं, उन्हें भी गोलियों से छिलनी किया गया था, और ना वहां महाराज शरीपदम थे और ना ही वो पाक एशियाई एजेंट जिन्हें बेहोश करके कालीगार में पहुंचाया गया था, काशू ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि ये सारी कार्रवाई उन पाक एशियाई एजेंटों की है, वो होश में आ गए या फिर उन्हें होश में लाया गया और उन्होंने ये सब कुछ किया, करमदास ने होंठ चबाते हुए कहा। मगर वहां तो महाराज शरीपदम भी मौजूद थे, उनका क्या हुआ? राघु ने कहा। वो यकीनन अपनी शक्तियों की मदद से मुकद्दस गार में पहुंच गए होंगे। आओ अब हमें उन लोगों को तलाश करके उनका खात्मा करना है, करमदास ने कहा। करमदास, अब महाशय के बाद तुम चीफ हो, इसलिए जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि कालीगार में तो महाराज शरीपदम की लाखों ताकतवर शक्तियां हर वक्त मौजूद रहती हैं, उन सब ने इन एजेंटों को क्यों नहीं रोका? राघु ने कहा।
मैं तुम्हारी तरह तोहम परस्त नहीं हूँ, समझे। मैंने ग्रेट प्लैंस में तालीम हासिल की है। शक्तियाँ होती ज़रूर हैं, मगर मेरे ख्याल में जहानत सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर शक्ति है। बड़े कमरे में इन आदमियों के पास मशीन गनें थीं जो इन एजेंटों ने हासिल कर लीं, और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। इन शक्तियों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस हद तक काम किया कि शरी महाराज को उनसे बचा लिया। लेकिन अब हमें ज़हानत से काम लेना होगा, वरना हम भी इन एजेंटों के हाथों मारे जा सकते हैं, करमदास ने कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें अब क्या करना होगा, राघु ने कहा। ये लोग यकीनन पहले हमें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी तरफ से उन्हें कोई खतरा न रहे। उसके बाद ये महाराज शरीपदम के खिलाफ काम करेंगे। इसलिए मुझे पहले तो तमाम मचान वालों को आगाह करना होगा कि वो दूरबीनों की मदद से पूरे पहाड़ को चेक करते रहें और किसी भी मशकूक हरकत पर मुझे इत्ला दें, जबकि तुमने इकट्ठे होकर पहाड़ का राउंड लगाना है। ये लाजमन किसी न किसी गार में छुपे हुए होंगे। अगर ये तुम्हें नजर आ जाएं तो तुम उन्हें गोलियों से उड़ा देना, और अगर ये किसी मचान वाले को नजर आए तो मैं तुम्हें ट्रांसमीटर पर इत्ला दे दूंगा। राघु तुम सबका इंचार्ज होगा, तुम्हारे पास ट्रांसमीटर होगा, लेकिन तुम सब ने इंतहाई मोहतात रहकर काम करना है। सिर्फ 2 आदमी यहाँ छोड़ जाना जो ओट में रहेंगे और हेडक्वार्टर की हिफाजत करेंगे। मैं ऑफिस में रहूंगा, करमदास ने कहा। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं उन्हें तलाश करके खत्म कर दूंगा, राघु ने खुश होते हुए कहा। अगर तुमने उनका खात्मा कर दिया तो तुम मेरे मुस्तकिल नायब बन जाओगे, महापुरुष के सेकंड चीफ, करमदास ने कहा। मैं जरूर उन्हें हलाक कर दूंगा, राघु ने कहा, और फिर वो करमदास के साथ अंदर ऑफिस में आ गया। करमदास ने मेज की दराज खोलकर उसमें से एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर राघु को दिया और उसे एक बार फिर मोहतात रहने का कहकर उसने उसे भेज दिया। राघु के बैठ जाने के बाद करमदास ने फोन का रिसीवर उठाया और फिर बारी बारी सब मचानों पर फोन करके उसने उन्हें तमाम हालात बताए और उन्हें बतौर चीफ हुक्म दिया कि वो दूरबीनों की मदद से चेकिंग करते रहें, और अगर तो ये दुश्मन उनकी मशीन गनों की रेंज में हो तो खुद उन पर फायर खोल दें, और अगर रेंज में ना हो तो ट्रांसमीटर पर उसे इतला दें। ये तमाम इंतजामात करके करमदास कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाकर बैठ गया। लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में महाराज शरीपदम का ख्याल आ गया, क्योंकि महापुरुष तंजीम का असल चीफ शरीपदम ही था, और ये तंजीम उसने हुकूमत से कहकर बनवाई थी ताकि माशरी के इलाके के तमाम मोहब्बतों और मुकद्दस मकामात की निगरानी की जा सके। वो चीफ महाशय का नायब था और महाशय की मौत के बाद अब वो खुद महापुरुष का चीफ बन गया था, लेकिन बहरहाल शरीपदम की रस्मी इजाजत बहुत जरूरी थी। लेकिन अब वो सोच रहा था कि शरीपदम से कैसे और कहां रब्ता करे कि अचानक उसे ख्याल आ गया कि एक बार चीफ महाशय ने महाराज शरीपदम से भी बात की थी, तो महाराज ने उसे बताया था कि जब भी उसे इनसे रब्ते की जरूरत पड़े तो वो एक पत्थर उठाकर उस पर 3 बार उसका नाम लेकर फूंक मारे और फिर इस पत्थर को किसी दूसरे पत्थर से टकरा दे तो उनका राब्ता हो जाएगा। वो करमदास के सामने उसका कभी तजर्बा न हुआ था, लेकिन उसने उसे आजमाने का फैसला कर लिया। वो कुर्सी से उठा और ऑफिस से बाहर आकर वो साइड में मौजूद एक और कमरे में आ गया। ये कमरा एक गार में बनाया गया था, वहां पत्थर मौजूद थे। उसने एक पत्थर उठाया और शरीपदम का 3 बार नाम लेकर उस पर फूंक मारी और फिर पत्थर को उसने कमरे की दीवार पर मार दिया। दूसरे लम्हे एक चीख की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही दीवार पर एक चौखटा सा रोशन हो गया जिस पर शरीपदम का चेहरा नजर आ रहा था। करमदास यकलख्त दोजानू होकर बैठा और उसने सर झुका लिया। महाराज शरीपदम की जय, मैं आपका बालिक करमदास हूँ। महाराज, करमदास ने सर झुकाते हुए ऊंचे लेकिन इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्यों रब्ता किया है? शरीपदम की सख्त और चीखती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी तो करमदास ने काशू से मिलने वाली इतला देने के साथ साथ अपने चीफ बनने और महापुरुषों को हदायत देने के बारे में तमाम तफसील इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में बता दी। मुझे मेरी शक्तियों ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें महाशय की जगह चीफ मुकर्रर करता हूँ। मैं मुकद्दस गार में हूँ और मेरी शक्तियों ने यह गार बंद कर दिया है। अब इन लोगों को तुमने और तुम्हारे साथियों ने हलाक करना है। जब ये हलाक हो जाएं तो मुझसे दोबारा राब्ता कर लेना। और सुनो,
तुम अपने सब महापुरुषों को बता दो कि तुम में से कोई भी मुकद्दस कार के करीब भी ना आए, वरना शक्तियों के हाथों मारा जाएगा। महाराज शरीपदम ने उसी तरह चीखते हुए लहजे में कहा। हुक्म की तामील होगी महाराज, लेकिन आपकी शक्तियां उन्हें तलाश तो कर सकती हैं। अगर उनके बारे में मालूम हो जाए तो हम उन पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। करमदास ने कहा, उन लोगों के पास रोशनी का कलाम है, इसलिए वो शक्तियों को नजर नहीं आ सकते। तुमने उन्हें खुद तलाश करना होगा, और पहले भी मैंने उनको आम आदमी समझा था। अगर उन्हें बेहोशी के दौरान गोली मार दी जाती तो बेहतर होता। अब तुमने उन्हें बगैर किसी वक्फे के गोलियों से उड़ा देना है, शरीपदम ने कहा। आपके हुक्म की तामील होगी महाराज, करमदास ने जवाब दिया। तो एक चमाके से दीवार में रोशन चौखटा तारीख पड़ गया। तो करमदास उठा और फिर उस कमरे से निकलकर वो ऑफिस में पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बज उठी और आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठा लिया। यस, करमदास बोल रहा हूं, करमदास ने तहकमाना लहजे में कहा। मातरम बोल रहा हूं चीफ, मचान नंबर 4 से। हमने पाकिस्तानी एजेंटों को तीसरे घुमाव की चट्टानों में छुपे हुए देख लिया है, लेकिन ये हमारी तो क्या सब मचानों की रेंज में नहीं है, इसलिए आपको इत्तला दी जा रही है, दूसरी तरफ से कहा गया। जगह की पूरी तफसील बताओ, करमदास ने चीखते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बताई जाने लगी। ठीक है, कितने अफराद हैं ये, करमदास ने पूछा। 2 मर्द नजर आए हैं, मातरम ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, उन्हें नजरों में रखो, मैं राघू को बता देता हूं, वो उनका शिकार खेलेगा, करमदास ने कहा। और रिसीवर रखकर उसने मेज की दराज से एक ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो चीफ, करमदास कॉलिंग ओवर, करमदास ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस चीफ, राघू बोल रहा हूं, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से राघू की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। तुम कहां मौजूद हो, ओवर, करमदास ने पूछा। चीफ, हम स्याह पत्थरों वाले इलाके में मौजूद हैं, अब तक ये लोग हमें कहीं नजर नहीं आए, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। चौथी मचान से मातरम ने इत्तला दी है कि उसने इन लोगों को चेक कर दिया है। जहां ये लोग मौजूद हैं, मैं तुम्हें वहां की तफसील बता देता हूं। तुमने उनका इंतहाई ज़यानत से शिकार खेलना है, मामूली सी खफलत भी नहीं करनी, ओवर, करमदास ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, मैं उनका शिकार इस तरह खेलूंगा जैसे पहाड़ी लोमड़ियों का शिकार खेला जाता है, और मुझे इस शिकार में महारत हासिल है, ओवर, राघू ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो करमदास ने उसे वही तफसील बता दी जो उसे मातरम ने बताई थी। ठीक है चीफ, मैं समझ गया हूँ, आप बेफिक्र रहें, अब ये बच कर न जा सकेंगे, ओवर, राघू ने जवाब दिया। जैसे ही ये हिट हो तुमने मुझे रिपोर्ट देनी है, ओवर, करमदास ने कहा। यस चीफ, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो करमदास ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब वो मुतमईन नजर आ रहा था, क्योंकि अब ये मामला उसे खत्म होता नजर आ रहा था। उसे इस वक्त तक उनकी तरफ से परेशानी थी जब तक उनका पता न चला था, लेकिन अब पता चल जाने के बाद उसे इस बारे में कोई फिक्र न रही थी, क्योंकि वो जानता था कि राघू बड़ी आसानी से उनका खात्मा कर देगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।